विकास कुमार बरोका, हरियाणा शिक्षा विभाग के एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अकाउंटेंसी विषय का टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पिछले लेक्चर्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है। तो जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिनके आधार पर पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं, तो पहला पॉइंट है जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे हमारे, अलाउ लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द सेम आइटम्स, यानी कि जो भी एक ही तरह की सेम आइटम है उसको लेखे करने के तो लार्ज यानी कई तरह के अल्टरनेटिव हमारे पास थे। दूसरा पॉइंट है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि बहुत सारे व्यवसाय हैं, व्यापारी हैं जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो क्या करते थे, मे अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि प्रत्येक व्यवसायी की लेखा करने की अपनी अलग अलग नीतियां बनी हुई थी। हर व्यवसायी अपने तरीके से अपने व्यवसाय के अनुसार पॉलिसी बना रहा था और पुस्तकों में अपने लेखे कर रहा था, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट उनके द्वारा फॉलो की जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, और ऐसा भी चल रहा था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज का प्रयोग कर रहा था डिफरेंट ईयर्स में, यानी कि एक साल में तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उसने डेप्रिसिएशन लगा दिया फिक्स एसेट्स पर, और नेक्स्ट ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दिया फिक्स एसेट्स पर। तो इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या सेम ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट मेथड को या डिफरेंट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा था, तो इसके क्या परिणाम हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो इसके ये परिणाम निकल कर आए कि जो इनकंसिस्टेंसी है, जो कंपैरेबिलिटी है, वो नहीं बन पाई, क्योंकि सभी अपने अपने पॉलिसी बना रहे थे, अपने अपने तरीके से लेखे कर रहे थे। तो जिसके कारण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी जो प्रत्येक व्यवसायी के द्वारा बनाई जाती है वित्तीय वर्ष के अंत में, वो इनकंसिस्टेंट होगी, उसमें स्थिरता नहीं रही और वो इनकम्पेरेबल होगी, उसकी तुलना नहीं की जा सकी, क्योंकि उनका जो बेस था, आधार था, सब पॉलिसीज थी सबकी अपने अनुसार उन्होंने बनाई हुई थी। तो ये एक समस्या थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों जरूरत हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो पहला पॉइंट है कि जो हमने पीछे लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, जो प्रिंसिपल्स थे उसमें कुछ खामियां थी, जिसके कारण इनकंसिस्टेंसी और इनकम्पेरेबिलिटी की समस्या उत्पन्न हुई। तो इसीलिए ये महसूस किया गया कि जो सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाएं जिससे कम से कम यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, सभी के द्वारा उनको माना जाए, उनका पालन किया जाए और उसी के आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाए, जिसके कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे दूसरा कारण यह भी था कि जो स्टेटमेंट बनाई जा रही थी संस्थानों के द्वारा, व्यवसायी के द्वारा, उसमें रिलायबिलिटी, रेलिवेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का अभाव था, क्योंकि सभी अपने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका निर्माण कर रहे थे, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल या सब एप्लीकेबल नहीं थे। तो जिस कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आए, रिलायबिलिटी भी हो, विश्वसनीय भी हो, रेलिवेंस भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो, समझा भी जा सके और उसकी तुलना भी की जा सके। तो ये चारों एलिमेंट उसके अंदर हों। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, यानी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई, तो जिसके जो भी स्टैंडर्ड बनाए जाएं ताकि सभी देश, सभी व्यापारी, सभी व्यवसायी इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट मेंटेन करें।
तो 1973 में एक कमेटी की स्थापना की गई, तो जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC। जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस कमेटी के द्वारा रूल्स, रेगुलेशंस और डायरेक्शंस प्रदान की गई, जिसके आधार पर जो विश्व के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं जो अकाउंट या बिजनेस व्यवसाय करती हैं, उनके आधार पर यानी कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर पुस्तकों में लेखा कर सके, जिससे जो है रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ावा मिले। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और भारत के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण करती है या उनको देखती है, तो उस संस्था का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो विद्यार्थी CA करते हैं तो यही संस्था है जो उनको CA भी करवाती है और जो अकाउंटिंग से संबंधित नियम हैं उनको भी देखती है। इसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, these accounting standards are named as well as numbered similarly to the IFRS। तो IFRS से हमारा अभिप्राय है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, वो सभी पूरे विश्व में सभी देशों के द्वारा फॉलो किया गया, अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए। तो जितने भी स्टैंडर्ड हैं इनको सीरियल नंबर दिए गए हैं, स्टैंडर्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और सभी अलग अलग ये स्टैंडर्ड हैं, सीरियल नंबर इनको दिया हुआ है। तो लास्ट पॉइंट है, दे आर बेस्ड ऑन अडेप्टेड फ्रॉम द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो भी हमारे द्वारा प्रिंसिपल बनाए गए थे उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए, मॉडिफिकेशंस करते हुए, तो अपने हमारे यहाँ की इंडियन इकोनॉमी के व्यवसाय की जरूरतों को देखते हुए भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया, ताकि जो हमारे भी व्यवसायी हैं या व्यापारी हैं वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग का, लेखों का या लेखा व्यवसाय में कर सकें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। तो पहले बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंसेप्ट के बारे में। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये सभी एक रिटन स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि सब लिखित के अंदर हैं, जो समय समय पर जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं या संस्थाएं हैं जो इनका निर्माण करती हैं, जैसे भारत में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उनका निर्माण करती है, यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है, रूल्स बनाती है अकाउंटिंग से संबंधित, ताकि इनके आधार पर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका निर्माण या उनको बनाया जा सके। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, और भी हैं जिनका निर्माण इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो कोहलर जो एक राइटर हैं, इनके अनुसार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन अकाउंटेंट बाय द कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि जो भी अकाउंटेंट है जिनके द्वारा पुस्तकों में लेखों का कार्य किया जाता है, ये उनके ऊपर लागू होते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, नियम है, कायदे हैं, कानून है, जिनके आधार पर एक अकाउंटेंट के द्वारा पुस्तकों में लेखा किया जाता है, और इन नियमों को प्रोफेशनल्स बॉडी के द्वारा बनाया जाता है और अकाउंटेंट भी इनको लागू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया गया है। तो पहला पॉइंट है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्यवसायी के द्वारा बनाए जाते हैं तो उनमें यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता लाई जा सके, यानी कि सभी व्यवसायी, सभी व्यापारी जब अपने खाते मेंटेन करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं, वो इस तरीके से बनाएं या तैयार करें कि उन सब में एक रूपता को लाया जा सके, यानी कि सभी एक ही तरीके से बनाएं, उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता लाई जा सके। दूसरा उद्देश्य है कि जो भी लोग इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो उन्हें भी इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो कंपनी में वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी जो पॉलिसीज है वो कौन सी उसने अडॉप्ट की है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय। तीसरा उद्देश्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि जो विभिन्न व्यवसायियों के द्वारा जो डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही थी लेखा करने के लिए, उन सबको समाप्त किया जा सके और सभी को एक ही लेखा प्रणाली प्रदान की जा सके, ताकि उनमें एक रूपता लाई जा सके, उसको दूर करने के लिए डाइवर्सिटी को। चौथा फायदा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है संस्थाओं के द्वारा उनमें स्थिरता लाई जा सके, कंसिस्टेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी बात छुपाई ना गई हो बनाते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंपेरेबिलिटी कि हम अपनी संस्था की दूसरी संस्था के साथ तुलना कर सके और अपनी संस्था के विभिन्न वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में भी तुलना कर सके। पांचवा जो उद्देश्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो जो है रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं संस्थाओं के द्वारा लोगों का उन पर विश्वास हो और उनकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो जो ये सब फायदे हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण ही संभव हो पाए हैं। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए तो इसके क्या फायदे हुए? तो पहला फायदा है इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो लोग व्यवसाय में इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी सूचनाओं को जानना चाहते हैं और जो उसके आधार पर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट है जिनको टैक्स लेना है, चाहे वो रिसर्चर है जो समय समय पर रिसर्च करते हैं, सभी को व्यवसाय की इंफॉर्मेशन में रुचि होती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है अगर वो रिलायबल ही नहीं है, विश्वसनीय ही नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं होती। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से जो ये सूचनाएं हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी जाती हैं जो व्यवसायी के द्वारा, वो रिलायबल भी हुई और क्रेडिबिलिटी भी उनकी बड़ी है, यानी कि वो विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा फायदा है इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं व्यवसायियों के द्वारा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आधारित हैं, और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आधारित हैं तो सभी के द्वारा सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। तो जिसकी वजह से तो कंसिस्टेंसी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंपैरेबिलिटी भी, यानी कि इनकी तुलना भी की जा सकती है एक फर्म की दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और एक ही फर्म के अपने ही फर्म के डिफरेंट सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में तुलना की जा सकती है। तीसरा फायदा है डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स, यानी कि पहले क्या था, सभी अपने अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना रहे थे खाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से जो रूल है या लेखा के जो नियम हैं वो रिजिड हो चुके हैं, जिससे क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती हैं वो अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही की जाती हैं, उसको ध्यान में रखकर की जाती हैं, जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती हैं उसमें मैनिपुलेशन फ्रॉड का खतरा कम हो जाता है। चौथा फायदा है क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है कि जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी को या व्यवसायी को ये लेखांकन को लेखा करने वाले को ये क्लियर होता है असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी जो भी पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं वो किस आधार पर किए जाने हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं होता, तो उसी के अकॉर्डिंग वो पुस्तकों में लेखे करते हैं। तो पूरी की पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई जाती है लेखों से संबंधित। अगला फायदा है
यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं उन सब के अंदर एक रूपता भी दिखाई देती है, क्योंकि सभी एक ही तरीके के अनुसार एक ही मेथड को फॉलो करते हुए अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर एंड ऑडिटर, जो भी इन्वेस्टर हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है वो पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसी के आधार पर वो भी इन्वेस्ट करते हैं। और ऑडिटर, अगर सभी एक ही मेथड को फॉलो करते हुए अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ऑडिटर को भी ऑडिट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो सभी इसके फायदे हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। जिस तरह से हर एक के फायदे और नुकसान होते हैं उसी प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली सीमा है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, यानी कि अगर कोई भी कुछ नया करना चाहता है, कुछ नयापन उसके दिमाग में आता है तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जो अकाउंट मेंटेन करने हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर ही किया जाना है, तो इसीलिए वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। तो जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उसी को ध्यान में रखकर उसे अपने जो अकाउंट्स है मेंटेन करने होते हैं। दूसरा, रिजिड इन नेचर्स, यानी कि जो भी ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ये रिजिड होते हैं, इनकी जो प्रकृति है दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट फ्रॉम यूजिंग ए मोर सुटेबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि अकाउंटेंट को ये जो सुटेबल अल्टरनेटिव्स हैं या सॉल्यूशंस हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, अगर एक प्रॉब्लम आ जाती है उसका अगर अदर सॉल्यूशन है तो उसको आप फॉलो नहीं कर सकते, उसको आपको रोकते हैं। जो भी नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार ही आपको उनको मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्स्ट्रैक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, यानी कि जो भी ऑडिटर है जिनके द्वारा खातों को चेक किया जाता है, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं उनकी जजमेंट को, यानी कि वो अपने अनुसार जो खाते चेक करते हैं उनको ऑब्स्ट्रैक्ट प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि उनको जो चेकिंग करनी है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही करनी है, जो स्टैंडर्ड के आधार पर ये खाते बनाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा जो इसकी कमी है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर व्यू। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है अंतर्राष्ट्रीय और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी कि जो विश्व स्तर पर IFR जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं, इसके अंतर्गत संपत्तियों को बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू पर दिखाया जाता है, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी संपत्तियां हैं इनको बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंतर्गत ही दिखाया जाता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये किन किन पर लागू होते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं इनको फॉलो करती हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस चला रहा है, एकल स्वामित्व है, तो वह भी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। दूसरे नंबर पे पार्टनरशिप फर्म, जब कोई व्यवसाय दो से या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है उसे पार्टनरशिप कहते हैं, तो उनके द्वारा भी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। चाहे सोसाइटीज़ हों, चाहे ट्रस्ट हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन व्यक्तियों का समूह है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब के द्वारा अकाउंट मेंटेन करते समय, लेखांकन लेखे करते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाता है। ये सभी पर लागू होते हैं। एक्सेप्शनल है इसके अंतर्गत, यानी कि जिन पर यह लागू नहीं होते, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर जो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती, इन जैसी कोई भी इंडस्ट्री जो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रही है यानी कि सोशल वेलफेयर में जो लगी हुई है, समाज सेवा का कार्य जो करती हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ऐसी संस्थाओं पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू नहीं होते। डिफरेंस बिटवीन
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में दोनों में क्या अंतर है अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? तो पहला अंतर का आधार है बेसिस, यानी कि जो IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है या सिस्टम है, तो इट इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता है और सभी जो देश हैं इसके द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उनका ही इंडियनाइज्ड वर्जन है, यानी कि अपनी इंडियन इकोनॉमी या अपनी भारतीय व्यवसाय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनमें परिवर्तन करते हुए ही भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया यानी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS। दूसरा डिफरेंस है अप्रूवल। जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इनका जो निर्माण है या जो इनको अप्रूवल है या जिनके द्वारा बनाया जाता है, जो कमेटी हमने पीछे भी पढ़ी थी, उसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहा जाता है, जिनके द्वारा इसको अप्रूवल दी जाती है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। और भारतीय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो अप्रूवल है यानी कि बनाए तो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाए जाते हैं, फिर आगे कमेटी को दिए जाते हैं, फिर उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को ये सौंपे जाते हैं और इनको जो मान्यता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के द्वारा दी जाती है। उसके बाद फॉलोड बाय यानी कि कौन कौन इसको फॉलो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को और भारतीय स्टैंडर्ड को। अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग इनको विश्व के अंदर अनेक देशों के द्वारा मान्यता दी गई है, यानी कि उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है इन स्टैंडर्ड का। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यह केवल भारत के अंदर ही फॉलो किए जाते हैं। बेस्ड ऑन यानी कि किस आधार पर निर्माण जो है इनका होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये जो बेस्ड है रोल विच आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, तो ये बहुत ही लंबे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। और जो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये प्रिंसिपल पर आधारित है, क्योंकि जो प्रिंसिपल हमारे बनाए गए थे अकाउंटिंग के उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हुए इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूप दिया गया है। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं ये उसका सार है या उसको ट्रांजैक्शन को करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज यूज, यानी कि उनको बनाते समय कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो टेक्निकल लैंग्वेज है, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो टेक्निकल भाषा में है। और जो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका जो ड्राफ्ट है वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में है, आसान भाषा में और साधारण शब्दों में से लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो संपत्तियां होती हैं उसका वित्तीय स्थिति यानी कि बैलेंस शीट में जो लेखा है वो फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू पर किया जाता, हमने पीछे भी पढ़ा है। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके अंतर्गत जो फिक्स असेट्स हैं उनका जो लेखा है बैलेंस शीट के अंदर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डो नॉट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग इनके द्वारा अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो यूनिफॉर्मिटी को रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक देश के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इनमें अपने देश के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इनका प्रयोग किया जाता है। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यूनिफॉर्मिटी प्रदान करते हैं। भारत के अंदर जितने भी कंपनीज हैं जो इसका प्रयोग करती हैं वो सभी एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं, तो इसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्मिटी को प्रदान करती है। डिस्क्लोजर व्हेन ए कंपनी assumptions of IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जब ये स्टैंडर्ड बनाए गए तो इनको बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया, तो उस समय हमारी assumptions क्या थी इनको बनाते समय। तो पहला जो assumptions है
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। तो इसके अंतर्गत अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी हमने पढ़ा है, जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है या अजम्पशंस है, वो ये कहती है कि जब भी कोई भी व्यवसाय किसी भी व्यवसायी के द्वारा शुरू किया जाता है तो वह यह मानकर चलता है कि जो ये व्यवसाय है वो सालों साल चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी व्यवसायी की ये सोच नहीं होती कि वो साल 2 साल के बाद इसको बंद कर देगा। तो वो हमेशा यही मानकर चलता है कि जो उसका व्यवसाय है या बिजनेस है विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो ये व्यवसाय है साल दर साल चलता रहेगा। तो दूसरा अजम्पशन है एक्रूल अजम्पशंस। एक्रूल अभी हमने पीछे भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस। तो जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक्रूल बेसिस के आधार पर बनाई जाती है। तो एक्रूल बेसिस में जो रेवेन्यू है या आय है उसी को तभी आय मान लिया जाता है जब वो हमने कमा ली है या अर्न कर ली है, चाहे वो हमें प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो। उसी तरह से जो खर्चे हैं उन्हें तभी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है जब वो हो जाते हैं, चाहे उनका भुगतान किया हो चाहे ना किया हो। तो तीसरा अजम्पशंस है इसके पीछे मेजरिंग यूनिट अजम्पशंस। तो मेजरिंग यूनिट अजम्पशन से हमारा अभिप्राय है करंट परचेजिंग पावर से। तो इस अजम्पशंस के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां होती हैं हमारी वो बैलेंस शीट के अंतर्गत फेयर वैल्यू पे दिखाई जाती हैं, मार्केट वैल्यू के ऊपर दिखाई जाती हैं, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। क्योंकि जो इंडियन स्टैंडर्ड है वहाँ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर संपत्तियों को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन जो IFRS है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसके अंतर्गत संपत्तियों को बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू या करंट वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। तो लास्ट हमारी अजम्पशंस है कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन। इस अजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारी वैल्यू ऑफ कैपिटल है उसे एडजस्ट किया जाता है महंगाई दर के हिसाब से, यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के अंत में। नीड ऑफ IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है इजी एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट हैव नाउ बिकम ग्लोबल, यानी कि जो पूंजी बाजार है वो वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि कोई भी देश अकेला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तो उसे दूसरे देशों से आयात और निर्यात करना पड़ता है, उनसे व्यवसाय करना होता है। तो इसीलिए जब एक देश दूसरे देश से व्यवसाय करता है, जब व्यवसाय जो ग्लोबल रूप धारण कर चुका है या वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है, तो प्रत्येक देश को दूसरे देशों से आयात निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो कंपनी है उसे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो जो इन्वेस्टर हैं उस देश के जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारे पास मुद्रा आती है उस देश की, तो इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, पहले वो उसकी वित्तीय स्थिति को चेक करते हैं, उसके अकाउंट्स को चेक करते हैं, और वो जो अकाउंट है उनकी जो रिलायबिलिटी है वो तभी हो पाती है यदि वो IFRS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड हैं उन मानकों को पूरा करते हैं या उन पर आधारित होते हैं। तो उनको देखकर हर इन्वेस्टर आसानी से जो है उसमें इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि जो इसके अंतर्गत बनाए गए जो खाते हैं वो विश्वसनीय रिलायबल होते हैं। दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो भी खाते बनाए जाते हैं वो यूनिफॉर्म है, सभी के द्वारा एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाए जाते हैं और इनकी तुलना भी आपस में संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड, यानी कि अगर आपको दूसरे देशों से फंड की आवश्यकता है, फंड कलेक्ट करना है या फंड चाहिए, तो उसकी जो लागत है वो कम हो जाती है। कैसे? जो कंपनी है अगर वो वैश्विक लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं या कार्य कर रही हैं, तो जैसे मान लीजिए भारत की कंपनी अगर वो वैश्विक स्तर पर काम करना चाहती हैं तो उन्हें एक तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर वो भारत विदेशों में कार्य करना चाहती हैं, वहाँ की मुद्रा उन्हें चाहिए, तो उन्हें IFRS को फॉलो भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर है वहाँ के
वो IFRS के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक सेट मेंटेन करना पड़ेगा, और इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो कंपनियां मेंटेन हमारी यहाँ की करती ही हैं। तो जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाती है हमारी, क्योंकि दो नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, इससे लागत बढ़ जाती है। यदि आप IFRS को ही फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो एक सेट से ही काम चल जाता है, जिससे क्या है आपकी जो लागत आएगी फंड रेज करने की वो कम हो जाती है, तो एक मेथड से ही काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट है ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। बहुत बार हम पीछे स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, जो संपत्तियां हैं उन्हें बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर वैल्यू पर दिखाया जाता है IFRS के अंतर्गत और करंट वैल्यू पे, और जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन द अकाउंट्स, यानी कि जो भी फ्रॉड है या खातों में छेड़छाड़ है वो संभव नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी IFRS के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं, जो तैयार किए गए हैं, जिनके आधारित खाते बनाए जाते हैं वो बहुत रिजिड हैं, यानी कि उनको इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, और जो अकाउंट है वो उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, जिससे खातों में मैनिपुलेशन की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू मेक कंपैरिजन, यानी कि जो कंपैरिजन है, कंपैरेबिलिटी है, वो स्टैंडर्ड की तुलना से संभव हो पाई है। आप कंपेयर कर सकते हैं एक खाते का दूसरी कंपनी खातों के साथ और अपनी फर्म का अपना डिफरेंट ईयर्स के साथ। बेनिफिट्स ऑफ IFRS। तो पहला पॉइंट है हेल्पफुल टू इंटरप्राइजेस ऑपरेट्स ग्लोबली, यानी कि जो भी व्यवसायी या व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं, जो ग्लोबल लेवल पर जो व्यवसाय फैला हुआ है आजकल, तो उसको आगे ले जाने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में, वहाँ से निवेश इकट्ठा करने में ये हमारी सहायता करता है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट है हेल्पफुल टू इन्वेस्टर, यानी कि जो भी लोग आपके शेयर खरीदेंगे या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो तभी संभव हो पाता है क्योंकि वो इन्वेस्टर जो है पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपके अकाउंट्स चेक करता है, और अकाउंट्स मेंटेन करते समय आपने अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड मानकों को पूरा किया हुआ है, तो आसानी से आपको इन्वेस्टर मिल जाते हैं। अगला फायदा है हेल्पफुल टू इंडस्ट्री। तो जो भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती हैं, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करती हैं तो उसकी जो रेपुटेशन होती है वो अच्छी होती है, इन्वेस्टर भी आसानी से मिल जाते हैं, और वो उनकी जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की वजह से अच्छी बनती है। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम अब्रॉड। पिछली स्लाइड्स में भी हमने देखा कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करते हैं तो आपको केवल IFRS एक ही तरीके से अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, दो मेथड यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसकी वजह से जो फंड रेज करने की लागत है वो कम आती है। अगला पॉइंट है हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे अकाउंटेंट वगैरह हैं, जो अकाउंट को मेंटेन करते हैं और जिन्हें IFRS की नॉलेज होती है, यानी कि इन मानकों के अकॉर्डिंग पुस्तकों में लेखा किस प्रकार किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जॉब मिलने में भी आसानी होती है, जो ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग में कार्य करते हैं। लास्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ असेट्स। तो यानी कि संपत्तियों को बैलेंस शीट में करंट वैल्यू या ट्रू एंड फेयर वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। अब तक हमने पढ़ा है IFRS की अजम्पशंस के बारे में, उसके नीड्स के बारे में और उसकी बेनिफिट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की विशेषताएं क्या है। तो पहला पॉइंट है इट इज आल्सो नोन एज फाइनलाइज्ड इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसको भारतीय इंडस्ट्री या भारतीय कंपनी के अनुसार, भारतीय जरूरतों के अनुसार उसको इंडियनाइज वर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया, अपनी जरूरतों के अनुसार उसमें मॉडिफाई कर दिया गया, उसे ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कवर कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइड एरिया कंप्राइजिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी, यानी कि इसके अंतर्गत हर एक आइटम से संबंधित, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो एक्सपेंसेस, चाहे लॉसेस, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी, हर एक के संबंधित प्रिंसिपल स्टैंडर्ड मेंटेन या बनाए गए हैं,
ताकि आपको किसी की भी एंट्री करने से कोई सी प्रकार की कोई भी मन में भ्रम ना रहे, सबके जो नियम है वो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे, वो सारे के सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, उन्हें ही मॉडिफाई करके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया गया है। और जो बैलेंस शीट में एज पर प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद ईच आइटम, यानी कि जो जितने भी आइटम हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, वो सभी के सभी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। लास्ट पॉइंट है मोर एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी हमारी वित्तीय खाते हैं या वित्तीय स्टेटमेंट हैं हम बनाते हैं, तो वो सब के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, वो कंपेरेबल है, वो रिलायबल है, अंडरस्टैंडेबल है, तो ये सब चीज़ें, और अकाउंटेबिलिटी भी है इसकी, यानी कि ये बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, किसी प्रकार की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें नियमों का पालन किया गया। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे वो फिर हमारी प्रिंसिपल। पहले हमने पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि भारतीय जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो रिलायबल होते हैं, यानी कि विश्वसनीय हैं। और दूसरा उनकी क्रेडिबिलिटी, यानी कि उनकी जो साख है वो भी बहुत अच्छी है। जितने भी पार्टीज़ हैं जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं, वो सभी के सभी इस डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई जाती है तो उसमें वो अपना विश्वास जताते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो, ऑफिशियल हो, रिसर्चर हो, सबके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल और क्रेडिबिलिटी को दिखाती है। सेकेंड पॉइंट है इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत जो कंसिस्टेंसी को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड है हम फॉलो कर रहे हैं उनको अलग अलग ना रखा जाए, सभी प्रत्येक ईयर में एक ही जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, जिससे क्या उनमें कंसिस्टेंसी आए और उनका कंपैरिजन भी पॉसिबल हो सके। तीसरा पॉइंट है डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड मैनिपुलेट द अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स जो बनाए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे नियमानुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, हमारी जो पॉलिसीज हैं या हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार, तो इसीलिए तो इसके अंदर जो नियमों का जब पालन किया जा रहा है तो फ्रॉड और मैनिपुलेशन की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशन, यानी कि जो भारतीय कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है। तो पांचवा पॉइंट है क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप जितने भी एंट्रीज बुक्स में करते हैं, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो लायबिलिटीज हो, या कोई भी आइटम हो, उन सब के रिगार्डिंग क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है भी किसकी एंट्री किस नियम के अकॉर्डिंग किस कहाँ की जानी है, जिससे किसी पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी रिपोर्टिंग हम करते हैं, लेखांकन हम करते हैं, उनमें क्या है एक रूपता आती है, ताकि सभी के सभी एक ही तरीके से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट है हेल्पफुल टू इन्वेस्टर, जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो हमेशा ही इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है अगर इनका नियमों को फॉलो करते हुए बनाई गई है तो इन्वेस्टर इस पर अपना विश्वास जताते हैं और वो इन्वेस्ट करने में किसी भी प्रकार का उनके मन में कोई शंका नहीं रहती। प्रोसीजर ऑफ इशू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इनको जो बनाने की प्रक्रिया है, कौन इनको बनाता है, कौन इनको अप्रूवल देता है, क्या इसकी प्रोसेस है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि जो भारतीय संस्था है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये अप्रूवल देता है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। सेकंड जो स्टेप है, जब ICAI संस्था के द्वारा ये स्टैंडर्ड्स को अप्रूवल दे दी जाती है तो इनके अप्रूवल के पश्चात जो स्टैंडर्ड हैं वो आगे सेंड किए जाते हैं
नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एक कमेटी का गठन किया गया नेशनल एडवाइजरी कमेटी, तो आईसीआई के अप्रूवल के पश्चात इनके पास भेजा जाता है, फिर वो इनको चेक करते हैं और फिर इनके ऊपर वो अपनी सहमति देते हैं। तीसरा स्टेप है, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी में भेजे जाते हैं अप्रूवल के लिए, तो चेक करेगा, इनको देखता है और फिर वो आगे रिकमेंडेशन भेज देता है इन स्टैंडर्ड की मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को, ताकि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है जो इन मामलों को देखता है उससे अप्रूवल हो जाए। तो अगला स्टेप है, जब आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर स्टैंडर्ड आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के द्वारा इन स्टैंडर्ड को अप्रूवल दे दी जाती है, तो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो गजट नोट छपते हैं उनमें इसको नोटिफाई यानी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ताकि ये स्टैंडर्ड जो है फिर इम्प्लीमेंट है कंपनियों के द्वारा इनको फॉलो किया जा सके। तो लास्ट है अब पॉइंट हमारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार है अब तक 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, जिनको फॉलो करके भारतीय कंपनियों के द्वारा या भारतीय जो व्यवसाय है अपने अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं।